नमस्कार, स्वागत है आप सभी का Trupal.com पे। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ, और आज हमारे बीच हैं मिस रिंकू यादव, जो कि PR 24/7 में एज एन HR प्रोफेशनल काम करती हैं। आज हम इनसे HR से रिलेटेड कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है ट्रूपल चैनल में आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे दर्शकों को बताइए कि आप एज एन HR एग्जीक्यूटिव PR 24/7 में काम करती हैं, तो आपका या फिर किसी भी HR का मेन रोल क्या होता है? मेन रोल किसी भी HR का हायरिंग होता है, क्योंकि वहीं से उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है कि कंपनी को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो वही एक टास्क सबसे मेन माना जा सकता है। ओके, तो आपने कहा कि HR का मेन रोल जो होता है हायरिंग होती है। तो हायरिंग को लेके अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं, तो हायरिंग क्या बहुत आसान होती है? क्योंकि अगर आप HR नहीं है, जैसे दूसरे प्रोफेशन में, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हायर करना बस ऐसा ही है, हायर तो कोई भी कर लेगा। तो आप एग्जैक्टली हायरिंग में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो बताइए। एक्चुअली हायरिंग इतना इजी नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पर्टिकुलर टैलेंट को फाइंड करना अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट। उसके बाद में उससे कांटेक्ट करना, उसे इंटरव्यू के लिए कंपनी तक लेकर आना, एंड उसके बाद भी उसकी स्टेबिलिटी, लाइक वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। तो ये सभी पार्ट हैं हायरिंग में, जिसमें एक HR चैलेंजेस फील करता है। ओके, तो चैलेंजेस हायरिंग से लेके और एम्प्लॉय को ऑन रोल करना, यहाँ तक चैलेंजेस आते हैं। Yes. क्या ऑन रोल करने के बाद भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यस, डेफिनेटली करने पड़ते हैं, बिकॉज कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट फिर भी हम कह नहीं सकते कि वो मतलब कंपनी के साथ कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। हो सकता है कि वो 15 डेज में कंपनी छोड़कर चले जाएं या 30 डेज में चले जाएं, तो इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम्स, मतलब जो चैलेंजेस हैं वो कंटिन्यू रहते ही हैं। ओके, तो चैलेंजेस की हमने बात करी कि 10 डेज के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, 15 दिन के बाद भी काफ़ी कुछ कंपनी का जानते हुए उसके बाद एट द मिड ऑफ द मंथ और 1 मंथ बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या फिर ऐसे क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक स्टिक रहे कंपनी से और उसको एश्योरेंस रहे कि हाँ, हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो हम उसे पहले ही कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर करवा दें, ताकि उसके पास एक बेसिक नॉलेज हो कि यस, कंपनी जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ करती हैं, ट्रिप्स वगैरह प्लान करती है। एंड देन जैसा हम उन्हें बताते हैं, हमें सिमिलरली वो चीज़ें एग्जीक्यूट भी करनी चाहिए। जैसे अगर हमने प्री डिफाइन किया है कि हम ट्रिप्स पर जाते हैं, फिर वीकली बेसिस पर हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, तो हमें वो स्किप नहीं करना चाहिए, वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए जैसा हमने उन्हें बताया है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम उन्हें कुछ बताते हैं और अगर हम वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो एक कैंडिडेट के मन में एक सवाल रहता है कि पहले मुझे बताया गया पर वो चीज़ नहीं हुई। तो ये एक पॉइंट है कि कैंडिडेट उस चीज़ को एक नेगेटिव व्यू में ले सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। उसके बाद एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ आती है बॉन्ड को लेकर। तो बॉन्ड को लेकर एम्प्लॉयज़ में थोड़ा मिसकंसेप्शन, या एम्प्लॉयज़ नहीं, मैं यहाँ कैंडिडेट्स कहूँगी, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। लाइक बॉन्ड्स को लोग ये समझते हैं कि कंपनी हमको इतने दिन तक बांध लेगी, कि 6 महीने, साल भर, जो भी हो। तो आप इसको लेके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि बॉन्ड को हमको नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी जो बॉन्ड सिस्टम है उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपनी को भी एक श्योरिटी होती है। जब आप एक बॉन्ड साइन करते हैं तो कंपनी इस बात को लेकर श्योर है कि आप एटलीस्ट कंपनी के साथ कुछ वक्त के लिए ही सही, बट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और वर्किंग करेंगे। बट अगर बॉन्ड नहीं होता है तो अभी के टर्म में अधिकतर ये चीज़ें देखी गई है कि कैंडिडेट्स ज्वाइन करके चले जाते हैं, तो कंपनी भी इनसिक्योर होती है उस चीज़ को लेकर। तो बॉन्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी, लाइक, इट इज़ अ गुड पॉइंट।
यस एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे हिसाब से भी अगर मैं अपना इसमें ओपिनियन देना चाहूँ कि बॉन्ड एक सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले सकते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली। मैं ये जानना चाहूँगी कि एज एन HR आपका फेवरेट पार्ट क्या है? एज एन HR, लाइक माई फेवरेट पार्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो जूनियर लेवल हो चाहे वो सीनियर लेवल्स हो, हम सभी से प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाते हैं। और उनसे अगर हमारा इंटरेक्शन होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम बिना किसी हेजिटेशन के हमें बताते हैं। तो इसीलिए यही मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ओके, तो अब हम आते हैं कैंडिडेट्स पे। तो कैंडिडेट्स जैसे आप हायर करते होंगे या अप्रोच करते होंगे, आपका सवाल रहता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो चुका है कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस कैंडिडेट्स की बहुत हाई आ रही हैं एज कम्पेयर टू देयर स्किल्स। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उनके लिए ओनली मेरा ये मैसेज होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्किल्स पर फोकस कीजिए, बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली कंपनी आपको एक हायर पैकेज ऑफर करेगी। एंड पहले अगर आप सैलरी डिमांड को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये है कि वो एक पॉइंट बनेगा कि आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो फर्स्टली फोकस ऑन स्किल्स, देन जस्ट गो फॉर द सैलरी एक्सपेक्टेशन। ओके, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहले हम स्किल्स अगर कंपनी को दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम आजकल चाहे लिंक्डइन पे देखें या कहीं भी जहाँ जॉब पोस्ट जा रही है वहाँ देखें, तो वहाँ पे मेनली लिखा हुआ आता है वी रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years, 8 to 10 years, 4 to 5 years। तो क्या फ्रेशर्स के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रेशर्स के लिए जगह है, बट प्रॉब्लम होती है स्किल्स। लाइक कोई भी अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन स्किल्स को जैसे टारगेट नहीं करता, अभी हमने बात की है, तो वही एक इशू है। अगर वो अपने स्किल्स पर फोकस करें थोड़ा भी तो कहीं ना कहीं उन्हें जॉब्स में इशू नहीं आएंगे। कोई भी कंपनी है वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ऑलवेज रेडी होगी, बट वो स्किल्स अगर फोकस्ड होगी तो ही ट्रेनिंग पार्ट में वो भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यही रीज़न है कि अभी के टर्म में जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो जॉब के लिए लुकिंग फॉर हैं, बट प्रॉपर कहीं भी जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि जॉब के लिए फ्रेशर्स मतलब ढूंढ रहे हैं जॉब्स, लेकिन मिल नहीं रही है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हर जगह एक्सपीरियंस लिखा हुआ ही आ जाएगा कि 5 से 6 साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तो कोई फ्रेशर अप्लाई करने में तो झिझक खाएगा ना कि हम कैसे अप्लाई करें। या तो 5 से 6 साल के, और मैक्सिमम मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए ही चाहिए। आपके अभी तक के HR करियर में ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया कि जिसमें एक्सपीरियंस से बेहतर किसी फ्रेशर ने काम करके दिखाया हो? डेफिनेटली ऐसा होता है। लाइक हम सोचते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट्स जो हैं वो वर्क परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, बट कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स या उनकी जो लर्निंग पावर होती है वो किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय या कैंडिडेट बोलें तो उनसे ज़्यादा हो सकती है। बट ये डिपेंड करता है कि कंपनी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है या नहीं उस चीज़ के लिए, बिकॉज कंपनी की अवेयरनेस किसी भी पर्सन को पहले से नहीं होती है। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ऑन दैट टाइम कंपनी आपको कंपनी की पॉलिसीज या कल्चर के बारे में बताती है या फिर वर्किंग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। बिल्कुल। तो वही चीज़ हमारे पास सामने आती है, स्किल्स। तो अगर स्किल्स पर फोकस किया जाए तो आई थिंक एवरी फ्रेशर कैन गेट द अपॉर्चुनिटी इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हमको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। नो मैटर हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, बस काम करने की ललक और स्किल्स, ये 2 चीज़ें मायने रखती हैं। yes. तो आखिरी में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसी टिप्स दें, 2-3 ऐसे पॉइंट्स दें जो कि फॉलो करते हुए वो अपने करियर में आगे बढ़ें। फॉर फ्रेशर, जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं तो आप
उसी टाइम से अपने स्किल्स पर अगर वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जॉब फाइंड करने में बाद में इशू नहीं आएगा। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए। एंड इवन आप ये मत टारगेट कीजिए कि आपको इसी पोजीशन में या इसी अपॉर्चुनिटी में जाना है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप किसी अदर सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सेक्टर और ज़्यादा बेटर हो जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो उससे। तो अपॉर्चुनिटी अगर कोई भी आपके पास आ रही है तो उसे डेफिनेटली एक चांस दीजिए और अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। एंड लर्निंग कभी भी मिस मत कीजिए। ऑलवेज हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो यही मेरा सजेशन होगा सभी के लिए, चाहे फिर वो फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस हो। ओके, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लर्निंग हमको कंटिन्यूस रखनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ थी एचआर प्रोफेशनल मिस रिंकू यादव, जिन्होंने एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। तो कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और कुछ ऐसे सेक्टर्स को जानने के लिए जो आपसे अनछुए हैं या शायद आप उनके बारे में जानते भी होंगे, तो इन कुछ स्पेसिफिक बातों को जानने के लिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने के लिए देखते रहिए Trupple.com। नमस्कार।